Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 9 July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको description box में provided है. Make sure वीडियो को लास्ट तक देखें so that सारी important news आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज कमिंग विमेन ओनली कोर्ट्स फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट. नाउ यहाँ पर अब किसकी बात की जा रही है कि हम एक जो अभी हमारे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए हम विमेन ओनली कोर्ट्स को लेकर आएंगे. विमेन ओनली कोर्ट्स का मतलब आपका है यहाँ से नारी अदालत. यहाँ पर क्या किया जाएगा, हर एक गाँव में, स्पेशली यहाँ पे गांव की बात की जा रही है, जैसे कि आपके छोटे मोटे यहाँ पे क्राइम्स होते हैं, छोटे मोटे क्राइम्स आप कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें, जितने भी छोटे छोटे इश्यूज होते हैं गांव लेवल पर, आपकी मतलब कि विलेज लेवल पर, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हम गाँव में क्या करेंगे, नारी अदालत की स्थापना करेंगे. एक तरीके से ऐसा कहा जा रहा है. तो आप देखेंगे द यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च अ इनिशिएटिव अंडर विच विमेन ओनली कोर्ट्स विल be set up at the village level as an alternative dispute resolution forum for issues such as domestic violence, property rights and counter the patriarchal system. यहाँ पर जो patriarchal system है उसे काउंटर करने के लिए और ये जो हमारी इश्यूज हैं जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, आपका प्रॉपर्टी राइट्स है, इन जैसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए विलेज लेवल पर ये कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, आपका ये याद रखना है आपको, ये विलेज लेवल पर आपका सेटअप किया जा रहा है जिससे कि जो विमेन्स हो उनको यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सेस हो. कई बार क्या होता है, जो विलेज लेवल पर आप रूरल एरिया में देखेंगे विमेन के साथ यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता रहता है, प्रॉपर्टी राइट्स के यहाँ पे इश्यूज आते रहते हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस है उसको रिड्रेसल जो उनका मैकेनिज्म होता है उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर एक तरीका नहीं होता है ना, कि हम वो कहाँ पर जाएं, उसका एड्रेस कहाँ पर करें. अगर वो एफआईआर भी रजिस्टर करवाती हैं तो फिर भी कोर्ट के लिए अगर उनका कोर्ट में चार्जशीट वगैरह भी फाइल होती है तो उसको फर्दर यहाँ पे स्टेट लेवल पर जाना पड़ता है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम इसे क्या करेंगे, विलेज लेवल पर हम नारी अदालत को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे विमेन्स के जो ग्रीवेंसेस हैं उसको रेड्रेस किया जाएगा. ओके, द स्कीम विल बी लॉन्च्ड ऑन अ पायलट बेसिस इन 50 विलेजेस ईच इन आसाम एंड जम्मू कश्मीर इन ऑगस्ट एंड एक्सटेंडेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है ये पायलट बेसिस पर आपका होगा. पहले आसाम की जो 50 विलेजेस हैं वहां पर इसको क्या किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा. उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में एंड देन पूरे हमारे मतलब कंट्री में जितने भी रेस्ट ऑफ द कंट्री आप देखेंगे, जितने भी आपके विलेजेस हैं वहां पर नारी अदालत को क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है. अब इस नारी अदालत के हम मेंबर्स की बात कर लेते हैं कि नारी अदालत विमेन्स कोर्ट ऑफ ईच विलेज हैव 7 to 9 मेंबर्स. इसमें 7 to 9 मेंबर्स होंगे, हाफ ऑफ विच वुड बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत. इसमें से जो आधे आपके मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत होंगे, और जो हाफ होंगे वो टीचर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, सोशल वर्कर्स होंगे, और जो भी यहाँ पे विलेजर्स के थ्रू नॉमिनेट किए जाएंगे वो सारे पर्सन यहाँ पर होंगे. ओके, तो कितने पर्सन होंगे यहाँ पे, 7 to 9 पर्सन होंगे. इस 7 to 9 में से आपके जो हाफ होंगे वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत होंगे एंड अदर हाफ कौन होंगे, विलेजर्स के द्वारा जो नॉमिनेटेड पर्सन होंगे, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए. तो ये सारे कौन होंगे, आपके मेंबर होंगे नारी अदालत के. ओके, अगर इसकी हम बात करते हैं, नारी अदालत यहाँ पर कोई भी लीगल स्टेटस अभी होल्ड नहीं करता है ना, यहाँ पर अभी कोई भी लीगल स्टेटस होल्ड नहीं करता. बट एक तरीके से ये क्या होगा, आपकी जो लोकल कम्युनिटी की विमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, स्पेशली सिर्फ ये किसके लिए है, विमेन्स एंड गर्ल्स के लिए, तो उनका जो ग्रीवेंसल रिड्रेसल है ना, जो भी उनको कोई भी असिस्टेंट प्रोवाइड करना है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो ये क्या करेगी, नारी अदालत उन्हें सारी असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे नारी अदालत से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी. तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि ये क्या है, आपका विलेज लेवल पर है. ओके, ये क्या आपका विलेज लेवल पर है, और ये किसके द्वारा यहाँ पर आया है, आपकी जो विमेन ऑफ, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उनके द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है. ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा कल का क्वेश्चन था, मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. आप लोगों को ये बताना था कि जो मेडिटेरियन सी है, सभी को पता है मेडिटेरियन सी है, आपका रेड सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है. तो मेडिटेरियन सी
के साथ कौन कौन सी कंट्रीज का यहाँ पे बॉर्डर लगता है। आपके पास ऑप्शन थे जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, और इसमें से आपके पास कोड गिवन थे कि कौन कौन से कोड है। 1, 2 एंड 3 मतलब जॉर्डन, इराक एंड लेबनान, 2 एंड 3 इराक एंड लेबनान, 3 एंड 4 लेबनान एंड सीरिया, 1, 3 एंड 4 जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया। इसमें से आप लोगों को ये बताना था कि कौन सी कंट्री के साथ आपका यहाँ पे बॉर्डर लगता है। तो आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, सभी को आंसर करना है। कल बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर किया था, तो आप लोगों को इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है। अगर नहीं भी पता है तो कोई इशू नहीं है, हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, बट धीरे धीरे जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तभी क्या होगा, ये हमारी चीजें, जैसे आपको नहीं पता था, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को यहाँ पे नहीं पता था, उसने क्या किया होगा, गूगल किया होगा, है ना, उसके पास जो भी रिसोर्सेज थे उसका यूज किया होगा। तो एक तरीके से आपने इस टॉपिक को तो पढ़ लिया ना कि मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर लगता है। तो आपका एक टॉपिक एक तरीके से उसका रिवीजन हो गया। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसका रिवीजन हो गया, नहीं पढ़ा तो आपने टॉपिक और पढ़ लिया। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके एक एक करके सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप पहले मैप देख लीजिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे आंसर नहीं किया, हम मैप देखते हैं। ये है आपका मेडिटेरियन सी। पहले आप इस मैप को देखिए। मेडिटेरियन सी की बात करते हैं, यहाँ पे आपका यूरोप आ जाता है। ओके, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे एशिया का आता है, उसके बाद यहाँ पर आपका आता है अफ्रीका। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है, ये मेडिटेरियन सी हुआ, ये यहाँ पर ब्लैक सी है, और यहाँ पर आपका रेड सी है। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी आपस में ज्वाइन नहीं होते हैं, इवन रेड सी और मेडिटेरियन सी भी आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, कंट्रीज की, कि मतलब कौन कौन सी कंट्रीज का यहाँ पर मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर लगता है। तो आप इसमें देखेंगे जो भी ये ग्रीन वाला पार्ट है, उन कंट्रीज का बॉर्डर किसके साथ लग रहा है, आपका मेडिटेरियन सी के साथ लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इसराइल हो गया, लेबनान, मतलब लेबनान हमारे पास ऑप्शन में था, तो जहां भी लेबनान होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। सीरिया क्या हमारे पास ऑप्शन में था, हम देखते हैं, हाँ सीरिया हमारे पास ऑप्शन में था। तो आपका सीरिया एंड लेबनान, ये दो ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट होते हैं। उसके बाद आप टर्की हमारे पास ऑप्शन में नहीं था। उसके बाद सोनिया, अल्बेरिया, मोरक्को, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ग्रीस, अल्बेनिया। तो ये कंट्रीज के नाम तो आई थिंक हमारे मतलब उसमें ऑप्शन में नहीं है, हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन में है, सीरिया एंड लेबनान। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है इसमें से, लेबनान 3 एंड सीरिया 4। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 एंड 4 ओनली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर है। यहाँ पर द कंट्रीज विद कोस्ट लाइन ऑन द मेडिटेरियन सी आर अल्बेनिया, अल्जेरिया, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, क्रोएशिया। तो आप इन कंट्रीज के नाम देखिए, स्पेन, सीरिया, टुसानिया एंड टर्कीज। तो इनके नाम आपको यहाँ पर क्या करने हैं, याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। आपको ये बताना है कि इसमें से, ये आपके पास ये नाम दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िए और ये बताइए कि इसमें से कौन से आपके आर्टिफिशियल लेक हैं। ठीक है, तो क्या क्या, एक तमिलनाडु में आपका, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में। तो कोडाईकनाल तमिलनाडु में, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से आपको ये बताना है कि आर्टिफिशियल लेक कौन सा है। ओके, सब लोगों को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इसका आंसर मैं कल आप लोगों को दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इज वन इन विच। आपको यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट के बारे में तो पता ही होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ओके, कमेंट सेक्शन में एक बार आप बताएंगे कि क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है, और इन 4 स्टेटमेंट से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या करता है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो पहला क्या है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी गवर्नमेंट है कोई भी, एट प्रेजेंट हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर हम इंडिया की अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो क्या सारी पार्टीज यहाँ पर जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, या सिर्फ एक पार्टी जो यहाँ पे मेजोरिटी में विन होकर आई है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। पहला ऑप्शन ये हुआ। सेकंड ऑप्शन इज द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। आपकी जो गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी आई,
क्या वो पार्लियामेंट के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है? पार्लियामेंट क्या गवर्नमेंट को यहाँ पर रिमूव कर सकता है या नहीं? आपको ये बताना है कि क्या ये ऑप्शन राइट है या रॉन्ग है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम। जो गवर्नमेंट होती है आपकी, वो कौन इलेक्ट करता है? आपकी पीपल इलेक्ट करती है, आप सभी को पता है। क्या ये उनके द्वारा ही रिमूव होती है या फिर कोई इसका अलग मेथड है जिसके द्वारा गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है? द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स्ड टर्म। गवर्नमेंट को यहाँ पे पार्लियामेंट चूज करती है, ठीक है। पार्लियामेंट क्या करती है, आपकी गवर्नमेंट को चूज करती है। क्या पार्लियामेंट ही गवर्नमेंट को रिमूव कर सकती है या नहीं कर सकती? या सिर्फ जब तक का टाइम पीरियड, जैसे 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट चूज होकर आती है, उसकी आप उनका जब 5 ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही क्या हम रिमूव कर सकते हैं उसको या नहीं? तो इसमें से आपको ये बताना है कौन से राइट ऑप्शन है, मतलब कि आपके इसमें से कौन सा एक राइट ऑप्शन है। आप लोगों को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्कोलॉजिस्ट कम अप विद अ रेयर फाइंडिंग इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुछ रेयर फाइंडिंग्स हमें मिली हैं। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये क्या है, पहला कैमेलियन बीड ऑब्जर्व द रिजर्व साइट्स ऑफ गोल्ड स्टड एंड बोन पॉइंट फाउंडेड आर्कोलॉजिस्ट एंड पोर पेनाई कोटाई। ओके, तो यहाँ पर हमें तमिलनाडु में कुछ चीजें मिली हैं आर्कोलॉजिस्ट को। तो आप देखेंगे क्या क्या मिला है आपको। गोल्ड स्टड मिला है, बोन पॉइंट्स मिला है एंड कैनियल बीड आपको मिली है। ये जो आपका स्टड है फ्लोरल स्टाइल में है, आप देख सकते हैं ये एक तरीके से फ्लोरल है ना, फूल जैसा एक इसका डिजाइन है। यहाँ पर एक स्टड मिला है, इसको कहते हैं कि इसको मे बी जो आपकी नोज होती है उसमें इसको वेयर किया जाता है। और ये जो आपकी बोन मिली है ना, आपको ये जो बोन मिला है, तो इसको ये भी कहा जा रहा है कि इसको मे बी इसको हम जो आपकी वीविंग होती है उसमें इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आपको ये फाइंडिंग्स के ये नाम दिए जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सिर्फ एक फैक्ट है आपके लिए। फैक्ट कैसे निकल कर आता है कि तमिलनाडु में कुछ फाइंडिंग्स मिले हैं, तो उसके नाम आपको दे सकते हैं कि क्या क्या चीजें मिले हैं, और इनके नाम देकर ये पूछे जा सकते हैं आपसे कि ये कहाँ पर पाया गया है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का ड्रग रेजिस्टेंट फंगस फाउंड इन हॉस्पिटलाइज्ड स्ट्रे डॉग्स। आपके जो स्ट्रे डॉग्स हैं उसमें एक ड्रग रेजिस्टेंट फंगस पाया गया है। ड्रग रेजिस्टेंट फंगस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप उनको क्या दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, ड्रग्स दे रहे हैं, बट उसका कोई भी असर नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है उनकी बॉडी में। ओके, तो आप देखेंगे इसका नाम क्या है, कैंडिडा ऑरिस। तो आपको इसका नाम याद रखना है, ये भी आपके लिए एक फैक्ट है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्या नाम है इसका, कैंडिडा ऑरिजा। An emerging fungus that represents a serious global health threat and is resistant to most antifungal agent। ये क्या आपका most antifungal जो agents है उसका resistance है, have been isolated and documented in the ear canal of hospitalized stray dogs in the capital। तो ये mainly आपकी जो hospitalized stray dogs हैं उनके ईयर कैनाल में, उनका जो कान होता है ना, तो ईयर कैनाल में उनको ये मेनली इसका एक तरीके से आइसोलेटेड फॉर्म में इसको पाया गया है। ओके, तो कैंडिडा ऑरिसा इज अ मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ओवल शेप्ड फंगस कॉजिंग लाइफ थ्रेटनिंग आउटब्रेक ऑफन इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। तो ये क्या एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग आपका फंगस सामने आया है। इसमें आप देखेंगे 4 ऑफ द 87 डॉग्स, 87 में से अगर आप 4 डॉग्स को देखेंगे तो उसमें हमें ये फंगस दिखाई दे रहा है। तो और ये कैसा आपका लाइफ थ्रेटनिंग है, और मेनली कहाँ पाया जा रहा है, डॉग्स के ईयर में, है ना। उन्होंने जो उनका ईयर है उसको कॉलोनाइज कर लिया, उनके सरफेस को, इवन स्किन को भी, जिसके कारण ये जो इन्फेक्शन है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये ड्रग रेजिस्टेंस है, तो एक तरीके से ड्रग का मतलब हम उनको जो दवाइयां दे रहे हैं उसका कोई भी असर उनके ऊपर नहीं हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टेट फेल्स टू गेट अ टॉप ग्रेड इन स्कूल एजुकेशन। अब यहाँ पर एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग, मतलब आपका ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट का सर्वे है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये पूरा डेटा रिलीज हुआ है। और उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या आया है, नन ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज एट ट्रेन टू हाईएस्ट ग्रेड। यहाँ पे जो हाईएस्ट ग्रेड होते हैं उसमें कोई भी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को, मतलब उनको एक स्कूल, मतलब कि उस ग्रेड को अचीव करने में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अब यहाँ पर पहले हम पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग index, the topmost grade was achieved only by 2 states, Union Territory Punjab and Chandigarh, in range of 641 to 700। आपकी यहाँ पर रेंज होती है ना, जैसे कि आप देखेंगे 941 से आप 1000 के बीच में एक ग्रेड स्कोर हो गया, 881 से 940 के बीच में ग्रेड हो गया, 821 टू 880 का ग्रेड हो गया, 761 टू 820। ठीक इस तरीके के ग्रेड स्कोर बनाए गए हैं। ठीक है, और उस बेसिस पर क्या किया जाता है, जो स्कूल एजुकेशन है आपकी, हाई एजुकेशन से वहां पर ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें आप देखेंगे
जो आप हाईएस्ट ग्रेडिंग इसमें 0 स्टेट्स आ रहे हैं, ये आपकी जो सेकंड हाईएस्ट ग्रेडिंग इसमें भी 0 स्टेट। आपकी ग्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, आप यहाँ देखेंगे 641 टू 700 में, और इसमें भी सिर्फ आपकी 2 स्टेट्स आ रहे हैं। कौन कौन से, एक चंडीगढ़ और दूसरा पंजाब आ रहे हैं। ओके, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी इसमें सिर्फ इंक्लूड हो रही है। तो मतलब यहाँ पे जो टॉप ग्रेड्स है उसमें, यहाँ पर स्कूल एजुकेशन में जो टॉप ग्रेड्स है उसमें स्टेट यहाँ पे क्या हुए हैं, ये पोजीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, पाने के लिए क्या हुए, फेल हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे मेनली 5 पैरामीटर्स हैं जिस बेसिस पर स्कूल एजुकेशन को क्या की जाती है, ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है। हम इन पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पैरामीटर है आपका लर्निंग आउटकम, हाउ चिल्ड्रन डू इन लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड सो ऑन। तो ये आपके यहाँ पे जो लर्निंग पैरामीटर्स है, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस है, तो यहाँ पे बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पहला पैरामीटर ये हुआ। सेकंड पैरामीटर की बात करते हैं, एक्सेस टू एजुकेशन। क्या यहाँ पर स्टेट एंड यूटीज की अगर हम बात करते हैं, बच्चों को पूरी एक्सेस हो रही है एजुकेशन की या नहीं। आपने एजुकेशन के यहाँ पे वेरियस स्कीम लेकर आ गए, सारी चीजें कर दी, बट क्या लोग उसे एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सेकंड पैरामीटर इज एक्सेस टू एजुकेशन विच इंक्लूड्स नेट एनरोलमेंट रेशियो, रिटेंशन, ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू अपर प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी एंड मेन स्ट्रीम ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो क्या बच्चों का यहाँ पे एनरोलमेंट हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, एनरोलमेंट तो हो गया, बट क्या उसके बाद वो कंटिन्यू लर्निंग कर रहे हैं या नहीं, प्राइमरी लेवल से वो क्या वो सेकेंडरी लेवल पर जा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम है एजुकेशन की, स्कूल की, क्या ये उसको मतलब कि क्रॉस कर रहे हैं या नहीं। सेकंड पैरामीटर हुआ। थर्ड पैरामीटर इज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ साइंस लैब्स की हम बात करते हैं, कंप्यूटर लैब्स है, बुक बैंक्स है, यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशनल सब्जेक्ट यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा, मतलब बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं। सप्लाई ऑफ मिड डे मील स्कीम, फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म्स एंड फ्री टेक्स्ट बुक्स। तो यहाँ पर जो फ्री टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जाती है, यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटीज़ है, क्या ये चीज़ें यहाँ पर बच्चों को मिल रही हैं या नहीं, ये आपका थर्ड पैरामीटर हुआ। फोर्थ पैरामीटर की बात करते हैं, इक्विटी, कंसिडर स्टूडेंट परफॉर्मेंस बिटवीन माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज के लोग हैं, जितने भी कैटेगरीज के आपके बच्चे हैं, क्या उनके साथ इक्वली आपका मतलब कि बिहेवियर हो रहा है या नहीं, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको इक्वली यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं। और लास्ट पैरामीटर आपका आ जाता है एजुकेशनल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, इंक्लूड डिजिटल कैप्चर ऑफ द डेली अटेंडेंस। आपका लास्ट पैरामीटर क्या है, एजुकेशनल गवर्नेंस। एजुकेशनल गवर्नेंस की बात करते हैं, आपका यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो डेली आ रहे हैं स्कूल में या नहीं आ रहे हैं, डिजिटली उनका जो अटेंडेंस उसको कैप्चर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। परसेंटेज ऑफ सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल का परसेंटेज क्या है, वैकेंसीज कितनी निकल रही है एजुकेशनल पोस्ट में, तो ये आपका क्या हो जाता है, लास्ट पैरामीटर हो जाता है। तो इन बेसिस पर स्टेट एंड यूटीज को क्या की जाती है, ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें सिर्फ हम आप ये देखेंगे, आपकी जो टॉप ग्रेड्स है उसमें किसी भी स्टेट और यूटीज ने अपनी पोजिशन स्टैब्लिश नहीं करी है। आपका सिर्फ यहाँ पे 641 टू 700 के बीच में 1 स्टेट और 1 यूटी, पंजाब एंड चंडीगढ़ ने यहाँ पे पोजीशन स्टैब्लिश की है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, यूएस एंड चाइना शुड वर्क टुगेदर ऑन क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए यूएस और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है, आप सभी को पता है, बट स्टिल यहाँ पर कुछ एरिया ऑफ कॉपरेशन है जहाँ पे बात की जा रही है कि हमें यूएस और चाइना को एक साथ वर्क करना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, क्लाइमेट चेंज जैसी जो सिचुएशंस है उससे डील कर सकें। तो आप देखेंगे, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी अर्ज क्लोजर कम्युनिकेशन बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन सैटरडे टू इम्प्रूव इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड चैलेंज चाइना टू ज्वाइन ग्लोबल इनिशिएटिव टू हेल्प पुअर नेशंस एड्रेस क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर अर्ज किया जा रहा है कि यूएस और चाइना एक साथ आए और एक साथ ज्वाइन होकर जितने भी हमारे जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, हमारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स ये हैं कि जितने भी पुअर नेशंस हैं, आपके जो पुअर नेशंस हैं, जो क्लाइमेट चेंज से को यहाँ पर उनका क्लाइमेट चेंज के कारण उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको यहाँ पर क्या करना है, डील करना है, एड्रेस करना है। तो इसके लिए यहाँ पे चाइना और यूएस को क्या करना होगा, साथ में आना होगा। वी नो दैट कि यहाँ पर हमारे बीच में, चाइना और यूएस के बीच में अभी भी टेंशन है, बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं, बट स्टिल हमें यहाँ पर क्या देखना होगा, बहुत एम्पल रूम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जा सकता है। और जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डायलॉग्स एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं और एग्रीमेंट को भी किया जा सकता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो कॉपरेशन ऑन अ क्लाइमेट
फाइनेंस इज अ क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ कंट्रीज, सेज जेनेट येलेन। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसमें यहाँ पर कॉपरेशन एक तरीके से लेकर आना बहुत बड़ी मतलब एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ साइंस सेक्शन में आप आएंगे, आपका जो फर्स्ट आर्टिकल है, मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन हैज नो हेल्थ बेनिफिट्स। अब 1926 की यहाँ पे एक स्टडी थी जिसमें ये पाया गया था कि आप अगर मॉडरेट अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, मॉडरेट अल्कोहल का कंजप्शन मीनिंग कि आप थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, जैसे कि वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, इससे क्या होता है आपके हेल्थ में बेनिफिट्स होते हैं। बट अभी हाल ही फिलहाल में न्यू स्टडी आई है जिसने ये कहा कि किसी भी तरीके का आप अगर अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं तो उसके कोई भी आपका हेल्थ बेनिफिट नहीं होगा। तो आप देखेंगे, साइंटिस्ट फाउंड इस्केमिक हार्ट डिसीज रिड्यूसेस विद मॉडरेट अल्कोहल। पहले यहाँ पे 1926 की ये स्टडी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप अल्कोहल मतलब मॉडरेट अल्कोहल थोड़ा थोड़ा कंजप्शन कर रहे हैं किसका, अल्कोहल का, इससे क्या होता है, एक आपकी डिसीज है जो आपके हार्ट में पाई जाती है, IHD, इसका नाम है IHD, इसका पूरा नाम है इस्केमिक हार्ट डिसीज। तो एक तरीके से इसमें मेनली क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं आपका ब्लड में, जो आर्टरीज होती हैं हार्ट में जो ब्लड का सप्लाई करती हैं, इसकी जो मसल्स होती हैं इनकी जो पूरिंग फंक्शनिंग हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे IHD होता है। तो अगर हम यहाँ पे अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा अगर हम अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, ये जो डिसीज है उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिला। ठीक है, ये यहाँ पर पूरी स्टडी होती है। उसके बाद ये भी देखा कि अगर जब हम मॉडरेट अल्कोहल का यूज करते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो अच्छे से थोड़ा फंक्शन करता है, एक तरीके से जो आपका स्ट्रेस होता है वो दूर हो जाता है, और जब आपका स्ट्रेस यहाँ पर दूर होता है तो धीरे धीरे आप क्या करने लगते हैं, अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। तो आप देखेंगे, रिड्यूस इस्केमिक डिसीज इज मॉडरेट अल्कोहल कंज्यूमर वॉज ड्यू टू रिडक्शन इन डैमेज इन टू टाइनी वेसल्स दैट रेगुलेट ब्लड फ्लो इनटू हार्ट मसल्स। यहाँ पर रिडक्शन क्यों हुआ है इस डिसीज में, क्योंकि जब हमने थोड़ा थोड़ा अल्कोहल का कंज्यूम किया तो इससे कारण क्या हुआ, जो टाइनी वेसल्स होते हैं आपके, डैमेज टाइनी वेसल्स होते हैं, उनका जो रिडक्शन हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने आप को रेगुलेट किया और फिर से उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगा। तो ये पहले रीजन दिया गया। उसके बाद इंप्रूविंग हार्ट फॉलोइंग मॉडरेट अल्कोहल यूज ड्यू टू रिडक्शन इन हेल्थ रिलेटेड ब्रेन नेटवर्क एक्टिविटी। जब हमने देखिए यही कहा ना कि हमने अल्कोहल लिया, आपका स्ट्रेस एक तरीके से दूर हो गया, तो यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेस था वो दूर हो गया, जिसके कारण जो आपका हार्ट है, अगर आपका ब्रेन अच्छा रहेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, कोई भी आपको स्ट्रेस नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, तो इससे क्या होगा, आपका हार्ट भी अच्छा फंक्शन करेगा। ये सारी चीजें हुई, ये 1926 की आपकी स्टडी है। अब हम 2023 की स्टडी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने ये कहा कि देखिए, आप किसी भी तरीके का अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं आपकी लाइफस्टाइल में तो ये बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है ना। इससे आपकी जो कैंसर और कैंसर रिलेटेड जितने भी अदर डिसीज हैं वो आपको होंगी ही होंगी। यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट इसलिए हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर उनकी जो लाइफस्टाइल थी, हेल्थियर लाइफस्टाइल, वो भी इंक्लूड थी। मतलब वो लोग अल्कोहल का कंजप्शन तो कर रहे थे बट उनके साथ साथ उनकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी थी। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को एक्सक्लूड कर देंगे और सिर्फ मॉडरेट अल्कोहल का यूज करते रहेंगे तो इसके कारण आपकी जो हेल्थ डिसीज है, हार्ट डिसीज है, उसके जो रिस्क है और ज्यादा क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली किस पर फोकस किया गया है कि एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इनटेक इंक्रीज द रिस्क ऑफ वेरियस कैंसर एंड कैंसर रिलेटेड डेथ। अ स्टडी फाउंड 2-4-fold increase in head and neck cancer, large loss of life expectancy with moderate alcohol use। तो उसमें क्या पाया गया अभी कि आप थोड़ा बहुत भी अगर अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो इससे आपका जो हेड और नेक कैंसर होता है इसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें भी लार्जर लॉस आपको फेस करना पड़ सकता है। 50 to 20 minutes of physical daily activity led to reduced mortality and seen with the modest alcohol use। तो इसमें अगर आप अल्कोहल का यूज कर भी रहे हैं, कुछ लोग होते हैं, मतलब बहुत काफी लोग होते हैं जो अल्कोहल का यूज करते हैं, उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। आप अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर होनी चाहिए। डेली अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे क्या होगी, आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या करेगी, उसको इंक्रीज करेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लो वॉल्यूम अल्कोहल ड्रिंकिंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेज एंड दैट इज इंक्रीज रिस्क मोर इन वुमेन देन मैन। और स्पेशली विमेन्स में और ज्यादा भी आपको देखने को मिलता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, जो हेल्थ फिजिकल एक्टिविटीज है इस पर ज्यादा फोकस करना होगा। तो देखिए, फिजिकल एक्टिविटी पर डे एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर लेवल ऑफ रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी एज सीन इन द मॉडरेट अल्कोहल यूज। अब यहाँ पर अगर हम अल्कोहल के प्लेस पर, आपको क्या करना है, अल्कोहल के कंजप्शन के प्लेस पर आप फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दें, तो इससे क्या होगा, जो आपकी मोर्टेलिटी रेट है वो यहाँ पर रिड्यूस होगी। ओके,
मतलब कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आपकी डिक्रीज हो मतलब इंक्रीज होगी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ एल्कोहल, है ना। तो मतलब आपको मॉडरेट एल्कोहल का यूज़ भी मतलब थोड़ा भी आपको एल्कोहल का यूज़ नहीं करना है, इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करें। ओके, तो इससे क्या होगा, मोर वन इन इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी द मोर चांसेस ऑफ लिविंग लॉन्गर। आप जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपके उतने ज़्यादा जो चांसेस है लिव करने की वो और ज़्यादा क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रेसिपिटेशन टॉलरेंस हेल्प सम वर्टिब्रेट स्प्रेड। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है आपका, तो आप देखेंगे स्टडी helps explain why rate of species exchange are at least twice as higher from west to east than in the opposite direction across the Wallace line। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली कि आप देख रहे हैं कि जो स्पीशीज है, रेट ऑफ स्पीशीज यहाँ पर उनका जो एक्सचेंज होता है ना, कभी आप देखते हैं वो वेस्ट से ईस्ट आती हैं, ईस्ट से वेस्ट जाती हैं, साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ट्वाइस एज अ हायर फॉर्म ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, जो एक्सचेंज हो रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, उसका क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन टॉलरेंस एंड डिस्पर्सल एबिलिटी इन्फ्लुएंस वर्टिब्रेट स्पीशीज मूवमेंट। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रेसिपिटेशन को वो क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो डिस्पर्सल एक्टिविटी है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रही है वर्टिब्रेट स्पीशीज की। बस इसमें इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्पीशीज दैट इवॉल्व इन ड्राई ऑस्ट्रेलियन रीजन वर लेस able to cross into Asia, while the large tracts of tropical forests across Russia, New Guinea allowed more species to move in the अदर डायरेक्शन। अब जैसे कि कुछ स्पीशीज होती हैं जो ड्राई रीजन में सिर्फ यहाँ पर रह सकती हैं, तो उनको क्या होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आपका ड्राई रीजन है, अब एशिया में आपका ड्राई रीजन नहीं है, तो उनको ये रीजन क्रॉस करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो बस इसमें यही कहा जा रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन होता है कुछ स्पीशीज को टॉलरेट कर पाती हैं, कुछ जो स्पीशीज होती हैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज क्लोथो इंजेक्शन हेल्प बूस्ट मेमोरी इन रियोसस मंकीज। आपके जो रेसिस मंकीज हैं उनमें अगर हम क्लोथो इंजेक्शन है अगर आप वो प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होगा, उनकी जो मेमोरी होगी वो बूस्ट होगी। तो ये एक तरीके का प्रोटीन है आपका, क्लोथो क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। तो इंजेक्टिंग एजिंग मंकीज विद लॉन्गेविटी फैक्टर प्रोटीन कॉल्ड क्लोथो कैन इंप्रूव द कॉग्निटिव फंक्शन। अगर हम उनको क्या ये प्रोटीन को इंजेक्ट करते हैं तो उनका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, एक तरीके से उनकी जो मेमोरी है वो क्या होती है, बूस्ट होती है। ओके, सिर्फ इसमें आपको इतना ही याद रखना है, क्लोथो इज फॉर बूस्टिंग द मेमोरी इन द रेसस मंकी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट आर्टिकल इज वाई चाइना लिमिटिंग एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना जो रॉ मटेरियल्स है उसका एक्सपोर्ट में लिमिट लगा रहा है। मेनली यहाँ पे आपके 2 आइटम्स हैं, कौन कौन से, गैलियम एंड जर्मेनियम। इनका यूज किस में किया जाता है, जो आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, इसका जो एक्सपोर्ट होता है चाइना में अगर आप देखेंगे जो गैलियम होता है और जर्मेनियम होता है इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अब इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है इस पर क्या लगा रहा है, उसकी जो सप्लाई है उस पर यहाँ पर चाइना एक तरीके से लिमिट लगा रहा है। क्या लिमिट लगा रहा है, आप देखेंगे कि which are the industries likely to impacted if supply of gallium and germanium is controlled, what are the particulate of the restrictions being imposed। तो आप यहाँ पर मेनली देखेंगे गैलियम इज यूज गैलियम आर्सेनाइड विच फॉर्म द कोर्स सब्सट्रैक्ट फॉर सेमीकंडक्टर। जो गैलियम होता है उसको गैलियम आर्सेनाइड बनाने में यूज किया जाता है। मेनली क्या है, आपका जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे गैलियम एंड जर्मेनियम, जो आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसका जो एक तरीके का कोर बेसिस होता है। ठीक है, अब हम सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं। आप सभी को पता है सेमी कंडक्टर्स कहाँ यूज होते हैं, आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, मोबाइल फोन्स होते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस होते हैं, एलईडी और आपकी होती है, और जितने भी यहाँ पे लाइटनिंग और सेंसर इन एवोनिक स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में, डिफेंस सिस्टम में, हर जगह आपका सेमी कंडक्टर का यूज होता है। और सेमी कंडक्टर का जो कोर है वो किससे बनता है, आपका गैलियम का यूज किया जाता है, और गैलियम से आपका गैलियम आर्सेनाइड बनाया जाता है, जो कि आपका क्या है, कोर सबस्ट्रेट है सेमी कंडक्टर का। ओके, अगर हम यूरोपियन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो क्रिटिकल रॉ मटेरियल अलायंस 80% ऑफ द गैलियम प्रोडक्शन टेक प्लेस इन चाइना। तो यहाँ पे आप देखेंगे 80% ऑफ जो गैलियम का आपका प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, चाइना में होता है। अब चाइना इसमें क्या कर रहा है, भले वो लो प्योरिटी का गैलियम हो बट स्टिल यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, और चाइना ने अब क्या किया, इसके एक्सपोर्ट में लिमिटेड लगा दिए। अगर आप यहाँ पर लिमिट से ज्यादा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी है इसका थ्रेट देकर आपके ऊपर यहाँ पे क्या किया जाएगा, केस स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे रियूटर्स यूएस फॉर्मली अपोज द एक्सपोर्ट कंट्रोल वुड कंसल्ट इट परमिट एनालाइज टू एड्रेस द इशू। यहाँ पे यूएस ने क्या इसको फॉर्मली अपोज किया है, इसका जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है उसको अपोज किया है, और इसको यहाँ पे इस इशू को एड्रेस करने की बात भी की गई है।
जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप देखते हैं. चाइना हैज यूज्ड द सेम रीजनिंग फॉर द लेटेस्ट ऑर्डर डायरेक्टली प्राइमरी द सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग आइटम. द यूएस मेजर्स टू अनाउंस द रेस्ट्रिक्ट चाइनाज एबिलिटी टू ऑब्टेन एडवांस कंप्यूटिंग चिप. जैसे कि अभी यूएस ने क्या किया था कि चाइना को रेस्ट्रिक्ट किया था कि मतलब वो जो कंप्यूटिंग चिप्स है उसमें एडवांस लेवल पर ना पहुंचे, इसलिए जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर बहुत सारी चीजों पर यूएस ने मेजर्स लिए थे और अनाउंस किए थे कि चाइना को वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं की जाएगी. तो इसी तरीके से यहाँ पे बीजिंग ने अपनी जो कैपेबिलिटीज है इसका यूज किया और जो आपके एडवांस मिलिट्री सिस्टम है इंक्लूडिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इंप्रूविंग द स्पीड ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इट्स मिलिट्री डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक अलोंगसाइड कमिटिंग ह्यूमन राइट्स अब्यूज. तो इन सारी चीजों पर चाइना ने अब क्या किया, फोकस किया है. अब देखिए इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर क्या पड़ेगा, मतलब ये जो इसका जो एक्सपोर्ट है इसमें लिमिट लगाई गई है तो इसका इंडिया पे क्या कंट्रोल पड़ेगा. आप सभी को पता है इंडिया अब क्या बनना चाहता है, एक सेमी कंडक्टर हब बनना चाहता है, ठीक है. बट इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. आपका रॉ मटेरियल इसका हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं. तो देखिए चाइनीज एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड एक्सपेक्टेड टू हैव अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑन इंडिया. यहाँ पर इंडिया के ऊपर देखिए अभी हम बना नहीं रहे हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट इसका हमारे इंडिया पर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा. क्यों, एंड इट्स इंडस्ट्री ड्यू टू डिस्ट्रप्शन इन इमीडिएट सप्लाई चेन. क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अभी जो सप्लाई चेन इस पर डिस्ट्रप्शन हो रहा है. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इंक्रीज प्राइस रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर वुड अफेक्ट द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चिप्स. यहाँ पर जो सप्लाई चेन के कारण जो डिस्ट्रप्शन आएगा इसके कारण जो हम चिप्स बनाएंगे है ना, आपका जो सेमीकंडक्टर आपका बनाया जाएगा उस पर थोड़ा सा जो प्राइस है उसकी जो अवेलेबिलिटी है उस पर थोड़ा आपको क्या अफेक्ट देखने को मिलेगा. बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पोटेंशियली इम्पैक्टिंग इंडिया चिप मेकिंग प्लान. Consequences for India's chip making plants and industry will depend on several factors, including alternative supply sources, domestic semiconductor production capabilities, and a strategic partnership like India-US. अब यहाँ पर जो इंडिया की सेमीकंडक्टर बनने की जो यहाँ पे चिप मेकिंग जो हमारा प्लान है वो उसमें और भी अदर फैक्टर्स क्या कर रहे हैं आपके इंक्लूड हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं. जैसे कि हम बात करते हैं कि अल्टरनेटिव सप्लाई ऑफ सोर्सेज, जो सोर्सेज का सप्लाई है वो क्या है, अल्टरनेट है. डोमेस्टिक यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन आ गया, कैपेबिलिटीज आ गई कि आप कितना यहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. अब इंडिया और यूएस की जो इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पे क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में वो ये सारी क्या कर रहे हैं, जो इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उस पर यहाँ पे क्या एक तरीके से रिलायबल है तो उसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर सकता है. अब ये भी कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम जो टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट फॉर जर्मेनियम एंड गैलियम पॉइंटिंग देन द प्रेजेंस ऑफ टू क्रिटिकल मिनरल्स बाय प्रोडक्ट इन द प्रोसेसिंग ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम. हम इसके अल्टरनेटिव्स भी ला सकते हैं. जैसे कि जर्मेनियम और गैलियम का जो अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, एल्युमिनिया हो गया. तो ये जो वेस्ट रिकवरी फ्रॉम जिंक एंड एल्युमिनिया प्रोडक्शन से हम यहाँ पर इस पर मेनली फोकस किया जा सकता है. और ये जो प्रोडक्शन है मतलब कि गैलियम और जर्मेनियम इस पर अगर वो भी लगता है आपको एक तरीके से लिमिट भी लगती है तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सपना है मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर हब बनने का उसको हम पूरा कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई आर इंडिया रशिया ट्रेड पेमेंट इन क्राइसिस. अब यहाँ पे इंडिया और रशिया की जो ट्रेड पेमेंट है वो क्राइसिस में है. आप सभी को पता है जब से यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑयल रशिया में जो सैंक्शंस लगाए गए उसके कारण जो ऑयल है ऑयल पर भी यहाँ पे प्राइस गैप लगाया गया कि आप $60 बैरल से मतलब कि इससे ज़्यादा हाई प्राइस पर तेल को मतलब ऑयल को यहाँ पर नहीं बेच सकते हैं. बट इंडिया ने क्या किया, इन सैंक्शंस को नहीं माना और हमने कंटिन्यूसली क्या किया, रशिया के साथ ऑयल को जो क्रूड ऑयल था उसको परचेस किया. इवन आप देखेंगे कि इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो अब रशिया जो आपका सेकंड नंबर पर आ गया. सऊदी अरेबिया को भी आप देखेंगे उसको भी रिप्लेस कर दिया. तो देखिए इंडिया डिस्प्लेसिंग ट्रेडिशनल प्लेयर्स सच एज इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूएई इन द 4th month पीरियड बिटवीन नवंबर 2022 टू फरवरी 2023. तो यहाँ पर 4 महीनों में यहाँ पर जितने भी हमारे ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं मतलब कि आप जिनसे पहले ऑयल परचेस करते थे उन सबको पीछे छोड़ दिया और आज के टाइम पे हम रशिया के साथ सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को परचेस करते हैं. अब यहाँ पर एक्चुअली हो ये रहा है कि हमने इम्पोर्ट तो बहुत सारा कर लिया आइटम, मतलब कि आप चाहे क्रूड ऑयल की बात करें हमने इसका इंपोर्ट तो किया बट एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम हो रहा है जिसके कारण हमारा रशिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है. अब इसकी जो पेमेंट करने की बात है उसको हमने कहा कि हम क्या करेंगे, सैंक्शंस लग गए हैं तो हम क्या करते हैं, रुपीज़ में पेमेंट करते हैं. बट रुपीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जो रुपीज़ है वो वॉलेटाइल है.
ओके और ये फुली कन्वर्टेबल नहीं है और ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि अगर हम रुपीस में पेमेंट करते हैं तो इसका कोई भी फायदा रशिया को नहीं होगा। इसलिए जो यहाँ पर पेमेंट की जा रही है वो किस में की जा रही है, आपकी युआन में की जा रही है, चाइनीज करेंसी में, और आपकी जो यूएई की दिरहम है उसमें यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है। तो एक तरीके से क्योंकि जो चाइनीज करेंसी है उस पर थोड़ा ट्रस्ट आपका बिल्ड हो रहा है। अब जो सैंक्शंस लगे हैं इसलिए यहाँ पर बात भी आती है किसकी, डी डॉलराइजेशन की, कि हमें क्या करना है, डी डॉलराइजेशन करना है। अब इसी के चलते आप सभी ने देखा होगा कि इंडिया ने भी अपना एक रोड मैप तैयार किया है जिसमें हम क्या कर सके हैं, हमारा जो रुपीज है उसको इंटरनेशनलाइज करें। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आज इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, हमने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर ली हैं। अब हमारा क्वेश्चन था आज का कि आ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, यहाँ पे हमें ये बताना था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। कि हम देखें आपकी जो गवर्नमेंट होती है इसमें सारी पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो गलत हो जाता है। सेकंड की बात करते हैं, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। पार्लियामेंट जो आपकी होती है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, सॉरी गवर्नमेंट यहाँ पर किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है, और पार्लियामेंट ही क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर। आप सभी को पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, उसके थ्रू यहाँ पे पार्लियामेंट में लेकर आया जाता है, जिसके थ्रू आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसको रिमूव किया जा सकता है। तो आपकी जो सेकंड ऑप्शन होता है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन भी बी है। अब यहाँ पे जो इलेक्टेड पीपल, हम देखिए यहाँ पे इलेक्शन आपके 5 सालों में होते हैं, ओके बट ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो कौन लेकर आता है, पार्लियामेंट लेकर आती है। हम इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को चूज तो करते हैं बट रिमूव हम नहीं कर सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन बी। आई होप आपको यहाँ पे सभी के आंसर यहाँ पे करेक्ट होंगे और सभी ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर भी किया होगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। Thank you so much for discussion.